Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Peerzada Asif from Department of Physics at Sky Classes, Parepura and Rajbagh. So बेटा, I hope कि आज का जो CTS Phase 2 टेस्ट सीरीज 8 है वो आपने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा. एंड लेट अस सी कि बेटा जो पेपर आज CTS Phase 2 टेस्ट सीरीज 8 का था, तो let us do the detailed analysis of that very paper. So let us move to the question number 1. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो था दैट वाज मैच द कॉलम्स. सिंपल है, यहां पे ऑप्शन ए देखो बेटा, मैच जो है du इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू NCV dt इज वैलिड फॉर. यू मस्ट नो दैट दिस इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है NCV dt, ये बेटा हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड होती है, चाहे एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, पॉलीट्रॉपिक हो और फ्री एक्सपेंशन हो. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस. मूव टू द दिस सेकंड वन. Temperature of the system can change in. Beta yaad rakhoge, we have the only one process. We call that process as isothermal process, in which the temperature of the system does not change. Except this process, in all other processes, the temperature changes. So इसमें बेटा isothermal में change नहीं आएगी, बाकी सब में change आएगी. Option C, this match C is Q is equal to du plus dw. This is the mathematical formulation of first law. This is applicable for all the processes. Option D, process in which heat exchange between system and surroundings is what? Zero. याद रखोगे बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, और फ्री एक्सपेंशन भी वो प्रोसेस है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज बेटा नहीं होता है. ओके, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. du valid for all. Temperature of the system can change in P, R and S except isothermal. dq, q is equal to du plus dw is valid for all the processes. Process in which heat exchange between system and surrounding is zero. That process is called adiabatic and free expansion. Move to the next question. A diatomic gas undergoes an adiabatic process at room temperature. The relation between temperature and the volume of this process is Tv raised to the power x is equal to constant. एंड फाइंड x. बेटा याद रखोगे, आपने एडियाबैटिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट सुने होंगे. जब आप गैस आइडियल अज्यूम करते हो, वहां 3 इक्वेशंस निकलती हैं एडियाबैटिक में. टीवी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी रेज पावर 1 माइनस गामा, टी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहां टी और वी रिलेट है. वी नो देयर इज एन एडियाबैटिक इक्वेशन टीवी रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट सिंस द गैस इज एडियाबैटिक. ओके, डायटोमिक. सो क्या करेंगे बेटा, यहां x के बदले इक्वेट करेंगे गामा माइनस 1. x इज इक्वल टू डायटोमिक के लिए बेटा आपको पता है गामा 1.4, या आप 7/5 भी लिख सकते हो. इट इज 7/5 माइनस 1, दैट इज 2/5. सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. बेटा क्वेश्चन थर्ड जो है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पहले क्या हो रहा है, B से C वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, फिर C से D प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, फिर उसके बाद फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है. आप क्या करोगे बेटा, इस PV कर्व में सवाल है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन. तो नेट वर्क डन निकालने के लिए बेटा आप इन दो लूप के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे. सो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू, what is the area of this right angular triangle? Half of base into altitude. What is the base? 3 minus 2 is 1. What is the altitude? 2 minus 1 is 1. Altitude is also 1. Okay, minus. यहां देखो बेटा, half of, what is the base? 1 से 2 तक वो base आएगी 2. What is the altitude? That is 2. So it is 1/2 minus this, and this will cancel out. This will be equal to half of, yes, इट इज हाफ ऑफ. बेटा बेस अगर आप देखोगे, बेस इज 1 से 2 तक 1 बेस है, और ऑल्टीट्यूड 4 से 2 तक 2 है. फिर माइनस करोगे बेटा नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ ऑफ व्हाट इज द बेस? 2 से 3 तक बेस आएगी 1, ऑल्टीट्यूड आएगा 1. इट इज 2 and 2 will cancel out. It is 1 minus 1/2. That is 1/2 joules. So option
C is correct. Is that clear? पहले बेटा प्रोसेस B से C हो रहा है, तो पहले ऊपर वाला एरिया लेंगे, उसको नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल गिव यू द नेट वर्क डन. मूव टू द नेक्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एज फार एज द नीट पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. क्वेश्चन इज वॉल्यूम टेम्परेचर का आपको ग्राफ दिया है और आपको क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ द गैस. सो रिमेंबर, assume the gas is ideal. You know there is an equation. बेटा क्या इक्वेशन आपने पढ़ी है? PV is equal to nRT. और हमें बेटा निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है. प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT by V. ठीक है बेटा. N कितने मोल्स हैं? 2. R का वैल्यू यू नो गैस कांस्टेंट होता है SI सिस्टम में 8.314. अब T by V का मसला है बेटा. T by V का मसला हम कैसे हल करें? आई विल राइट इट लाइक दिस, V by T. सो अगर आप देखोगे V by T मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बेटा चेक करोगे V by T मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस. So can I say that V by T is the slope? So I can write it like this. 2 into 8.314 divided by V by T, it means perpendicular by base, that is called a tan. So tan 53 degree. Is that clear? बेटा सिंपल है. V by T जो होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप tan थीटा होता है, और थीटा 53 डिग्री दिया है. अब मेरा सवाल है tan 53 कैसे निकालोगे? तो एक ट्रिक है, शायद आपको पता हो. अगर नहीं पता है बेटा मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा. ये 53 और 37 डिग्री का अक्सर आपको आता है साइन कॉस. तो उसके लिए बेटा आप याद रखोगे, आप वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करोगे. मान लो परपेंडिकुलर को 3 रखा, बेस को 4 रखो, देन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 5 होगा. तो याद रखोगे परपेंडिकुलर जो है उसका वैल्यू बेस से कम है, तो उसके अपोजिट जो एंगल आएगा उसको आप बेटा यहां पे असाइन करोगे 37 डिग्री. ओके. नाउ व्हाट इज दिस? बेस. बेस के एडजेसेंट में बेटा जो एंगल होगा, टेक दैट एज 53 डिग्री एंड यू नो दिस विल बी 90 डिग्री. मसला खत्म बेटा. सारे वैल्यूज आपको यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस में आपने ऑब्जर्व किया होगा ये 37 डिग्री और 53 डिग्री अक्सर आ जाता है, जैसे यहां पे आया है. तो बेटा आप क्या करोगे? आपको tan 53 चाहिए. टेक दिस राइट एंगल ट्रायंगल. tan विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. एंगल के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट में होती है बेस. सो इट विल बी 2 into 8.314 divided by tan 53. It is perpendicular by base. It is 4 by 3. So what will be the answer? It is this is 2 2s are 4. It is 1.5 into 8. अरे 8.3 को छोड़ो, अप्रोक्सीमेशन चलती है, बहुत बार हमने बताया है. 8 5s are 40. It is 12 approximately. So 12 के करीब कोई नहीं है, so answer is 12.3 pascals. सो आप कभी कंफ्यूज होते हो, सर ये 0.314 कैसे सॉल्व करे? अरे मत ले लो, गोली मारो उस 314 को, खाली 8 ले लो, 8 को मल्टीप्लाई करो 1.5, दैट इज 12. 12 के करीब और कोई नहीं है. द आंसर इज ऑप्शन ए 12.3 पास्कल्स. मूव टू द नेक्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा. यहां पे एक 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस लिया है. ठीक है, 1 से 2 आइसोकोरिक हैं, 2 से 3 स्ट्रेट लाइन पीवी डायग्राम, फिर 3 से 1 आइसोबारिक हैं. सवाल पे आ जाएंगे. सवाल है द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द गैस इन द स्टेट्स 1 2 3. बोलो इन 3 स्टेट्स में एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा? बेटा आपको याद होगा एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू 8RT/m. राइट. ओके. तो करना क्या है बेटा? RT तो दिया नहीं है, लेकिन यू नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT. सो आई कैन राइट इट एज √8 PV/m. सो बेटा हमें क्या करना है? इसका मतलब हुआ एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो बेटा बताओ एवरेज स्पीड V1 is to V2 is to V3 बेटा किसके बराबर निकलेगा? यहां पे क्या निकलेगा? √P0 V0 is to रूट ऑफ, यहां कितना वैल्यू है? इट इज 4 P0 V0. यस, इज टू रूट ऑफ, बेटा यहां देखो इट इज 4 P0 V0. राइट. सो 4 का रूट 2, 4 का रूट 2. सो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 1:2:2. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. राइट.
सिंपल किया, एवरेज स्पीड जो होती है वो 8 RT by m होता है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, PV इज इक्वल टू RT, तो यहां PV में था इसलिए RT को PV में कन्वर्ट किया। लेकिन किसके साथ रिलेशन है इसकी बेटा? PV के साथ क्या रिलेशन है? स्क्वायर रूट। सो रेशियो जो होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट V नॉट इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 4P नॉट V नॉट इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 4P नॉट V नॉट। इज दैट क्लियर टू यू? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, एन आइडियल गैस A and real gas B have their volumes from V1 to V2, यानी कि इनके वॉल्यूम्स में क्या किया हमने? चेंज लाई एक V से 2V तक, यानी कि दोनों को एक्सपैंड किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। प्लीज लिसन, याद रखोगे बेटा, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, लेकिन बेटा रियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो क्या होगा बेटा, अगर आप देखोगे इसमें आइसोथर्मल कंडीशंस में हमने क्या किया है? इसको एक्सपैंड किया है वॉल्यूम V टू 2V, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगी आइडियल गैस की वो बेटा 0 होगी। ए गैस तो आइडियल है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज बेटा 0 होगी। व्हाट अबाउट बी? बी इज द रियल गैस, तो बेटा जब एक्सपेंशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम्स इनटू प्ले, सो दैट वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वहां इंटरनल एनर्जी उसकी इससे थोड़ी ज्यादा होगी। सो व्हाट डज दैट मीन? रियल गैस और आइडियल गैस दोनों को अगर एक्सपैंड करोगे आइसोथर्मल कंडीशंस के तहत, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रियल गैस में आ सकता है। सो आई कैन से दैट the increase in internal energy will be or B will be more than that of A. Move to the next question. बेटा फिर से सवाल है, दिस इज द PV डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। इसमें क्या हमें निकालना है? पर साइकिल कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। लेट अस अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ is equal to du plus dw, and you know that in case of cyclic process internal energy change is 0 because this is a cyclic process, so whatever heat is given to the system it will be used as work. So चाहे वर्क निकालो चाहे हीट निकालो सेम बात है। सो वर्क कैसे निकलेगा इस क्लोज लूप में? यू माइट रिमेंबर, जब भी आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम ऐसी हो कि वो क्लोज लूप बनाता हो, तो उस लूप का एरिया निकालो, वो आपको वर्क देगा। सो dw इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, and since it is the circle, area of this circle can be written as pi by 4 diameter square, so it is pi by 4 diameter। बेटा अगर देखोगे 10 से 3 30 तक वो हो गया 20 square। how much is that? 20 into 20 is 400 into pi divide by 4, it is 100 pi joules, और 10 यहाँ पे पावर फॉर्म में है, साइंटिफिक फॉर्म में है, it is 10 square pi joules। ओके, अब कोई मत पूछेगा सर ये क्या, यूनिट तो यहाँ किलो पास्कल है, यहाँ लीटर है। बेटा वो तब भी आपस में प्रोडक्ट में कैंसिल होगा। लीटर को मीटर अगर बनाओगे 10⁻⁻3, किलो पास्कल को पास्कल बनाओ 10⁻3, 10⁻3 10⁻⁻3 कैंसिल आउट, सो उससे कोई यूनिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर इज 10⁻2 pi joules। मूव टू द नेक्स्ट, हीट सप्लाइड in a diatomic gas at constant pressure, okay, the ratio of delta Q, delta U, डेल्टा W। बेटा अगर आपको पता हो एक सिस्टम को आपने हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके, सवाल है बताओ हीट एब्जॉर्ब्ड, इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क के बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यू नो इट इज CP डेल्टा T, ओके। Heat absorbed at constant volume that gives us internal energy, that is CV delta T, and delta W is equal to R delta T, right, for 1 mole of the gas। तो क्या करोगे बेटा, delta Q is to delta U is to delta W, ऑब्वियसली किसके बराबर रहेगा? डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसल, CP इज टू CV इज टू R। तो बेटा आपको याद है ये डायटोमिक गैस है। जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे CV को निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट इज F/2R, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस इज 5, सो इट इज 5/2R। सो हाउ मच विल बी CP? CP you know it is CV plus R, it will be 5/2R plus R, that is 7/2R। Substitute the value, so CP will be equal to 7/2R, CV is equal to 5/2R is to R, R cancel, 2 उधर चढ़ेगा, 7 is to 5 is to 2 is the answer।
So option C is correct. Move to the next. The pressure and the volume are changed as shown in the PV diagram. यहां पे PV curve दिया है, ठीक है? This is the PV curve. Let me show it. This is pressure, this is volume. अब बेटा क्या हो रहा है, सवाल आप ऑप्शंस पढ़ लो. कभी कभी क्या होता है, it doesn't have the options. Okay, now let me see it from this phone. What are its options? थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर है, ऑप्शंस नहीं आए हैं. तो सवाल है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कहां पे बेटा चेंज हो रहा है. ओके, यहां पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो यहां पे मैं चेक कर रहा हूं. क्वेश्चन इज दैट विल इट इंक्रीज फ्रॉम ए टू बी, और विल इट इंक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी, और विल इट रिमेन कांस्टेंट, और इट डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू ए. तो बेटा याद रखोगे, बेटा देखो यहां से ए टू बी अगर आप देखोगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है. सो सिंपल सी बात है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंजिंग, देन यू अप्लाई चार्ल्स लॉ. सो वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्योंकि बेटा प्रेशर जब कांस्टेंट हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, फिर वॉल्यूम किस वजह से बढ़ रहा होगा? ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो आप यहां पे ऑप्शंस जो है इसमें मैंने देख लिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें ए से बी क्या हो रहा है? शाबाश, वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो रहा है और उसी प्रोसेस में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट बी टू सी? चलो थोड़ा आगे चलेंगे. बी से सी देखो बेटा, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर घट रहा है. गाइलू-सेक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बेटा जब बी से सी वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर घट रहा है, उसका मतलब हुआ टेम्परेचर भी घट रहा है. सो बी से सी के रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. सो सी टू डी वॉल्यूम घट रहा है, चार्ल्स लॉ, टी भी घटेगा. सो डी से ए प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, वॉल्यूम फिक्स है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो इट मीन्स ए से बी क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. नाउ so next question is that an ideal refrigerator runs between -23 degrees centigrade and 27 degrees centigrade. Find the heat rejected to atmosphere for every joule of input. याद रखोगे बेटा, हमें पता है कि ये जो रेफ्रिजरेटर होता है, अगर ये दो टेम्परेचर्स के बीच में ऑपरेट कर रहा है, इसकी कोशेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू T2 by T1 minus T2. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. लेकिन सवाल क्या है बेटा, हमें कहना है कि ये रेफ्रिजरेटर फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क, यानी कि अगर आप सिस्टम को 1 जूल की वर्क दे रहे हो तो उस 1 जूल ऑफ वर्क में ये कितनी हीट को सिंक की ओर यानी कि सराउंडिंग की ओर रिजेक्ट करेगा. सो रिमेंबर, कोशेंट ऑफ परफॉर्मेंस यू नो इट इज आउटपुट बाय इनपुट. रेफ्रिजरेटर का जो आउटपुट है वो है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, इनपुट जो है वो है W. तो बेटा Q2 जो है वो किसके बराबर आएगा? बीटा इंटू W. बीटा कितना है? T2 by T1 minus T2. T2 is the temperature of the sink, that is -23 plus, yes, 273. राइट, कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट इज 27, माइनस T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, दैट इज 23. लेकिन बेटा याद रखोगे यहां पे चेंज दी है, चेंज में आपको कैल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो 27 माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 50. ओके, सो Q2 जो है वो कितना निकला? वर्क जो है वो 1 जूल है. 273 माइनस 23, दैट इज 200, दैट इज सॉरी, दैट इज 250. Okay, that is 250 divided by 50. 0 cancel, 5 5s are 25. So how much heat it is rejecting for 1 joule of work? 5 joules. Option B is correct. Move to the next. By opening the door of refrigerator inside the closed room, what will happen? बहुत बार सुना होगा आपने, जब भी रेफ्रिजरेटर का डोर आप क्लोज्ड रूम में ओपन करोगे तो रेफ्रिजरेटर हीट निकाल रहा है और सराउंडिंग की ओर भेज रहा है. एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर विल स्लाइटली इंक्रीज, सो यू अल्टीमेटली वार्म द रूम स्लाइटली. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then, in an adiabatic process wherein the pressure is increased by 2 by 3 pressure, if Cp by Cv is 3 by 2, by how much factor the volume will decrease? तो
बेटा क्या करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे एक एडिएबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन है। यू नो पीवी रेज पावर समथिंग गामा, गामा कितना है यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Did you remember this formula? Equations of state, मैं फिर से कह रहा हूं, इन इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स को आप अक्सर कंटिन्यूसली याद किया करो, आता है इसी पे सवाल आता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है अक्सर हम भूल जाते हैं। सो पीवी रेज पर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर में बेटा परसेंटेज चेंज दी है, हमें देखना है वॉल्यूम में कितने परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो प्रेशर चेंज जो है वो बहुत कम है, तो क्या करेंगे, जब कम चेंज होगी तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड देन डिफरेंशिएट इट ऑन बोथ sides. What you will get, so log p, okay, plus log v raised power 3/2, that is n log m, it is 3/2 log v is equal to log, say it is log of constant. Differentiate it on both sides. What is differentiation of log p? It is 1/p dp, right? Plus 3/2 ऐसे रहेगा. What is differentiation of log v? It is 1/v dv is equal to differentiation of constant 0. तो बेटा dp/p बेटा किसके बराबर निकला, हाँ, -3/2 dv/v। अगर परसेंटेज दे, दिस इज व्हाट इज दिस dp/p? इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर। व्हाट इज dv/v? इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन बेटा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके, निकालना क्या है, वॉल्यूम चेंज। सो dv/v into 100% is equal to -2/3 into dp/p into 100%, right? तो कितना आएगा, -2/3। व्हाट इज dp/p into 100%? प्रेशर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2/3%। 2 into 2 is 4, 4/9 minus. You know what this minus shows? Pressure increases by 2/3%, volume decreases by 4/9%. Any option? Yes, option A is correct. Move to the next question, number 21. A perfect gas is found to obey the relation PV raised power 3/2 is equal to constant during an adiabatic process. Again, the question is based on the adiabatic process. You know there is an equation of state for pressure and volume, PV raised to the power gamma is equal to constant. तो क्या है यहाँ पे, PV रेज पावर गामा यहाँ पे 3/2 है, सो 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सवाल क्या है, अगर इसी गैस को बेटा इनिशियली टेम्परेचर T पे रखा था और उसके बाद इसको कंप्रेस किया तो हाफ इट इज इनिशियल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? प्लीज लिसन, दैट मीन्स हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बनानी है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। डू यू नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? TV raised power gamma minus 1 is equal to constant. तो use initial values and final values. T1 V1 raised power gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised power gamma minus 1. बेटा निकालना क्या है, final temperature. So T2 will be equal to T1 V1 by V2 raised to the power gamma minus 1. What is the initial temperature? That is T. V1 V, volume कितना किया है, compress कितना किया है, half of the original, it will be V by 2 raised to the power gamma. What is gamma? It is 3/2 minus 1. So T2 will be equal to T times, बेटा V और V cancel, 2 ऊपर चढ़ेगा, 3 minus 2, it is 2 raised power 1/2. So final temperature is 2 raised to the power 1/2 times T. Is there any option? Yes, option C is correct. To the next. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, okay, what is the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy? अरे कुछ नहीं है बेटा, सिस्टम को हीट दी at constant pressure तो दो चीजें होगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क भी होगी। तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड which increases the internal energy. So I will write change in internal energy divided by total heat given. Now ये तो CPCV में आंसर है, you know du, you know for 1 mole of the gas it is CV dt, and dq you know for 1 mole of the gas it can write it as Cp dt, dt cancel, so it is Cv by Cp. I can also write it as 1 by Cp by Cv. I can also write it as Cp by Cv is gamma, and what is gamma? It is diatomic gas, it is 1 by 1.4, but if the answer is in fractions, okay, I can write it as 10 by 14, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 7 5.077s are 0.7. Yes, option D is correct. क्लियर हुआ? खुद मैंने कैलकुलेशंस फिर की, 1 by 1.4 को 10 by 14 लिखा, 5 by 7 निकला, उसको डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आंसर था तो 0.7 इज द आंसर। देन
क्वेश्चन 23, अरे बहुत आसान सवाल है। यू नो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 फाइनल वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सीधे सवाल है बेटा, इसमें कोई उधर इधर नहीं है। 1 ग्राम मोल ऑफ गैस को एक्सपैंड किया है आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, व्हाट इज द वर्क डन। ओके, लॉग टू द बेस ई अगर लिखा है तो 2.303 नहीं आएगा। Next, a magnetic needle suspended parallel to the magnetic field requires √3 joules of work to turn it through 60 degree. Magnetic needle को parallel रखा था, 60 डिग्री के एंगल तक रोटेशन के लिए वर्क जो करनी पड़ी that is √3 joules. बता बेटा टॉर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस डाइपोल को 60 डिग्री तक लेना पड़े। तो क्या करोगे? You know, work done in order to rotate a dipole from θ1 to θ2 is given by minus PE cos θ2 minus cos θ1. Please remember this formula. वर्क कितनी है बेटा? √3 is equal to minus PE ऐसे रखेंगे। Cos, what is the final angle? 60 minus cos, what is the initial angle बेटा? कहाँ गया initial angle? Parallel है, cos 0. So √3 is equal to minus PE. बेटा cos 60 is 1/2, cos 0 is 1. √3 is equal to minus PE. 1/2 minus 1 is minus is plus. तो बेटा यहाँ PE का फिलहाल हमें आंसर निकला 2√3. ओके, सो माइनस PE is 2√3. निकालना क्या है? टॉर्क. यू नो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा और MB sin थीटा. सिंस इट इज द मैग्नेट यू कैन राइट इट एज ME MB. ओके, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे बेटा, आप MB भी लिख सकते हो क्योंकि ये मैग्नेट है, लेकिन इस पे है ना टाइम से फारक है कि MB. ओके, because it is not magnetic dipole. Okay, I thought it is a magnetic dipole, but it is what? I thought it is a electric dipole, but it is a magnetic dipole. Write down it as MB. So जहां पे भी now it is understood, जहां पे भी PE मैंने लिखा है, you will write it as MB. So MB जो है वो निकला बेटा 2√3. ठीक है, तो यहां पे भी टॉर्क कितना आएगा? MB sin थीटा. ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट और B का जो प्रोडक्ट निकला वो निकला 2√3 साइन बेटा कितना एंगल पे रोटेट किया है? 0 से 60, सो साइन 60. सो 2√3 साइन 60, you know it is √3/2. 2 and 2 will cancel. √3 into √3 is what? 3 joules. So option B is correct. Let me show it again. वर्क डन जो होती है माइनस MB cos θ2 minus cos θ1, और वर्क जो है बेटा वो √3 joules है, माइनस MB ऐसे रहेगा, cos फाइनल एंगल जो है 60 है, इनिशियल एंगल दिस, सो MB जो निकला वो निकला 2√3. अब कितना टॉर्क देना पड़ेगा इतनी इस पोजीशन पे रखने के लिए? इट इज MB sin थीटा. MB 2√3 है और sin 60 नो इट इज √3/2. 2 कैंसल, √3 into √3 is 3 joules. Move to the next. फिर से सवाल सुनो बेटा. 2 bar magnets having same geometry with magnetic moments M and 2M are firstly placed in such a way that their similar poles are same side. Okay, then it is time period is T1. Okay, now the polarity of one of the magnet is reversed. What will be the time period of the oscillation? याद रखोगे बेटा, time period of the oscillation of the bar magnet, the formula is 2 pi root of I by MB. तो सिंपल है बेटा, जब आपने एक ही साइड से रखा तो मैग्नेटिक मोमेंट M + 2M आता तो 3M आता, लेकिन अब जब आप इनके पोलैरिटीज को रिवर्स कर रहे हो, M और 2M को सबट्रैक्ट होगा, इट विल बी 2M - M. तो हुआ क्या बेटा, जब पोल्स को रिवर्स किया M घट गया, M के घटने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इज T1 इज लेस देन T2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बिना सॉल्व करने, हमें कोई चीज इसमें सॉल्व नहीं करनी है. 2 मैग्नेटिक्स दिए हैं, जब उनके पोल्स सेम साइड थे तो मैग्नेटिक मोमेंट M + 2M होती, लेकिन जब उनको अपोज किया तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट 2M - M होगी, डिक्रीज हो जाएगी. मैग्नेटिक मोमेंट के डिक्रीज होने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, सो नया टाइम पीरियड इनिशियल से ज्यादा होगा. Move to the next. Magnetic needle by a slick thread vibrating in the Earth's magnetic field. If the temperature of the needle is increased by significant amount, what will happen to the time period? Again the same relation, 2 pi root of I by MB.
अरे बेटा याद रखोगे, जब आप नीडल को टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाती है. यू नो, ऑन हीटिंग मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस. व्हाट डज दैट मीन? मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज एंड एज अ रिजल्ट टाइम पीरियड विल इंक्रीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए आगे, चलो बताओ. This is the variation of magnetic susceptibility with the absolute temperature for the ferromagnetic substance. बेटा आपको पता है, जब भी अभी मैंने बोला, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मैग्नेटाइजेशन घटती है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, तो होता क्या है, तो वहां पे शाबाश ये ससेप्टिबिलिटी जो है वो घटती रहती है. तो उससे क्या होगा, एक स्टेज आता है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनता है. तो टेम्परेचर के बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है. एंड द फॉर्मूला यू नो फ्रॉम द Coulomb's law, इट इज C by T minus T naught. So temperature increases, susceptibility decreases. So option B is correct. Move to the next question. A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. Okay, it experiences what? तो याद रखोगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो उस पर नेट फोर्स भी पड़ता है और टॉर्क भी पड़ता है. सो इट एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स. यू माइट हैव रेड दिस. Then the material suitable for making electromagnets. अरे बेटा याद रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिस परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं, ये जल्दी से मैग्नेटिज्म को लूज भी करना चाहिए है. तो और उसके साथ साथ रिटेन भी अगर करेगा, लेकिन रिटेंशन के बाद ये लूज भी अच्छे से करना चाहिए. सो यूजुअली उनमें क्या होता है, इनमें कोएर्सिविटी, यू नो कोएर्सिविटी इज द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मैग्नेटिज्म टू जीरो. तो वो कोएर्सिविटी इनमें बहुत कम होनी चाहिए. रिटेंटिविटीज में थोड़ा बहुत चलता है, हाई हो लो हो, लेकिन यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिस हैव व्हाट, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी. To the next, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा. तो क्वेश्चन इज दैट, यहां पे हम देख रहे हैं कि वी हैव 3 आइडेंटिकल बार्स आर अरेंज्ड सच दैट देयर लेंथ्स आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट इज द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m है. तो क्या करोगे बेटा, आप यहां पे ऐसे मोमेंट्स बनाओ. आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज लाई फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो मैं यहां वेक्टोरियली दिखा रहा हूं. दिस इज m1 वेक्टर. ओके, यहां से एक और है साउथ टू नॉर्थ m2 वेक्टर. ठीक है बेटा, और यहां से एक और है m3 वेक्टर. तो लॉजिकल बात है बेटा, क्या करोगे, इस m1 और m2 का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल लाई अलोंग दिस. लेट आई कॉल दैट एज m डैश. तो वो m डैश कितना होगा, अगर ये 60 डिग्री है बेटा, ये कितना होगा, इट विल बी 120 डिग्री. तो m डैश जो निकलेगा that will be equal to root of m1 square plus m2 square plus twice m1 m2 cos 120. तो क्या करोगे, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर cos 120 इज -1/2. ओके, 2 and 2 विल कैंसल आउट, इट विल बी माइनस m स्क्वायर कैंसल, इट विल बी m. सो यहां जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो m है. और बेटा ये m3 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो m है. सो दिस एंड दिस लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द 2 वेक्टर्स लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट इज 0. सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. ओके, क्या किया बेटा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया. इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, उसकी उधर है. ठीक है, ये m1 ये है, ये m2 ये है, एंगल उनके बीच में 120 है. रिजल्टेंट निकाल लिया, वो m निकला, और वो m इस m के साथ अपोजिट है, तो नेट 0 निकला. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. A small bar of some magnetic material is placed, the bar magnet gets magnetized such that the magnetic lines have been shown. याद रखोगे बेटा, आप यहां अगर चेक करोगे, magnetic lines are getting attracted strongly and you know वो काम एक ही मटेरियल कर सकता है, वो है बेटा ferromagnetic material. So it is option C.
ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में आपको पता है बाहर से जो लाइनें जाती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, और अंदर जो लाइनें जा रही हैं वो बेटा साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नाउ the question is, the time period of a suspended magnet is t naught. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1/3 of the initial. What will be the new time period? फिर से बेटा time period of the bar magnet का मसला आ गया। You know, time period of the bar magnet, it is equal to 2 pi root of I by mb। हो क्या रहा है, पहला टाइम पीरियड था। What is the new time period now? What is happening to the moment of inertia? It becomes 3 times. I will write it as 3I. Okay. What is the magnetic moment? It becomes 1/3. So it is 1/3 of mb. Right? तो क्या आएगा बेटा? 2 pi root of 3 into 3 is 9. 9I by mb. 9 का रूट होता है 3. So it is 3 into 2 pi root of I by mb. But what is 2 pi root of I by mb? It is the original time period. So the final time period is 3 times the original time period. Okay, option A is correct. Move to the next. A long thin magnet of the magnetic moment is bent into a semicircle. अरे कुछ नहीं था बेटा, एक मैग्नेट था, सीधे एक मैग्नेट था, बार मैग्नेट था या लाइन एक थी। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो L है। अब क्या किया बेटा, इसको बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ऐसे बेंड किया बेटा। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, अब यहां पहुंच गया, साउथ यहां पहुंच गया। नाउ दिस इज द डाइपोल लेंथ, लेट इट इज L डैश। क्वेश्चन इज बेटा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट में कितना फर्क आ गया, या हाउ मच इज द डिक्रीज इन द मैग्नेटिक मोमेंट। सो डिक्रीज होने के लिए हमें फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी पड़ेगी। यू नो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। सो पहले जो लेंथ थी वो L थी, अब जो बेटा दिखा रही है यू कैन चेक दैट नाउ दिस L डैश इज इक्वल टू, यस, यहां जो है ये बेटा एक ये बन गया रेडियस बन गया या सर्कमफ्रेंस बन गया सेमी सर्कल का। आई कैन से दैट दिस L इज इक्वल टू 2 ओके, बार बेटा किसके बराबर आ गया, L बार 2 पाई। लेकिन बेटा ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं, now this L becomes equal to pi r. Okay, now L becomes equal to pi r, right? तो R किसके बराबर आ गया, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल जो है बेटा वो कितना निकला, L by pi। लेकिन बेटा हमें पूरी L डैश निकालनी है, तो L डैश यू नो इट एक्ट्स एज अ डायमीटर, L डैश विल बी इक्वल टू 2L by pi. So new dipole length is 2L by pi, right? तो क्या करोगे, what will be the new magnetic moment? It is m into new dipole length, that is 2L by pi. तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, इनको माइनस करो बेटा, m minus m dash, sorry, m minus m dash will be equal to, yes, m into L minus m into 2L by pi। तो क्या आएगा बेटा, ml को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा पाई माइनस 2 by pi, राइट। सो ml इज original magnetic moment, so it is m times pi minus 2 divided by pi. So which is the option? Option C is correct. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। पहले ये सीधे रॉड थी m into L, अब फिर जब ये सर्कमफ्रेंस बन गया या आपने इसको शेप दी ऐसी कि ये सर्कल सेमी सर्कल बन गया, तो इसकी अब नई लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, सर्कमफ्रेंस में। L इज इक्वल टू पाई आर, इट इज अ सर्कमफ्रेंस। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यू सेमी सर्कल, इट इज L by pi। बट व्हाट इज द लेंथ, न्यू लेंथ ऑफ दिस डाइपोल लेंथ, वो आएगी ना 2 times r बेटा, क्योंकि ये डायमीटर ही अब एक्ट करेगा। न्यू लेंथ दैट इज 2L by pi, देन यू कैन सॉल्व इट, द आंसर इज pi। So dear students, the question number 10 is the efficiency of the Carnot engine at a particular source and temperature is 1/2. So question is that हमारी जो
कैरनॉट इंजन जो बेटा है उसकी एफिशिएंसी यू नो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1. So efficiency is 1/2. So 1/2 is equal to 1 minus T2 by T1. तो इसको सॉल्व करके रखेंगे. It will be T1 minus T2 divided by T1 equal to 1/2. Now क्या हो रहा है when the sink temperature is reduced by 100 degree, तो एफिशिएंसी बन रही है 2/3. So अब क्या हो रहा है, सिंक का टेम्परेचर हम reduce कर रहे हैं 100 डिग्री से. What is it is new efficiency now? 2/3. So 2/3 is equal to 1 minus T2 के बदले क्या लिखेगी बेटा, T2 minus 100. क्यों बेटा, इसका जो टेम्परेचर है वो आप 100 डिग्री से कम कर रहे हो, डिवाइडेड बाय T1. ओके, सो 2/3 इसको भी बेटा क्रिस क्रॉस कर लेंगे. इट विल बी T1 माइनस T2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय T1. राइट, पुट इट एज फर्स्ट, पुट इट एज सेकेंड. डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू बेटा यहां से क्या आएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय बेटा ये T1 और ये T1 कैंसल हो जाएगा. नाउ इट इज अंडरस्टूड, यहां पे आएगा T1 माइनस T2 प्लस 100. एंड हाउ मच इट विल बी, वो 2 and 2 this 3 by, it will be 3/4. यहां सीधे बेटा लिखूंगा मैं, it will be 3/4. okay, so solve it. It will be 3T1 minus 3T2 plus 300 is equal to 4T1 minus 4T2. एक इक्वेशन बनेगी बेटा, क्या करोगे, 3T1 minus 4T1 उसको इधर लाओ. So 3T1 minus 4T1 minus 3T2 plus 4T2 is equal to minus 300. right? तो क्या आएगा बेटा, this will be minus T1 plus T2 equals to minus 300. या उल्टा कर सकते हो बेटा, T1 minus T2 will be equal to 300. right? क्योंकि जब माइनस उधर गया वो प्लस बन जाएगा. नाउ अब बेटा कैसे आंसर निकलेगा, बस ये हो गया सॉल्व. T1 माइनस T2 निकला 300, उसका वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो. सो 1/2 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इज 300 डिवाइडेड बाई T1. तो बेटा T1 कितना निकला, 600 केल्विन. So the option A is correct. It is 600 Kelvin. करना क्या था, 1 minus T2 by T1 efficiency. फिर उसके बाद टेम्परेचर इज reduced by 100 डिग्री. इसको क्रॉस किया तो डिवाइड किया दो इक्वेशंस को, T1 कैंसिल हुआ. वहां एक इक्वेशन निकली T1 minus T2 300. यहां T1 minus T2 ऑलरेडी था, उसमें सबस्टिट्यूट किया, वहां T1 निकला. टेम्परेचर ऑफ सोर्स 600 Kelvin. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अ कैरनॉट इंजन इज मेड टू वर्क फर्स्ट बिटवीन 200 डिग्री एंड 0 डिग्री. बेटा कैरनॉट इंजन को पहले शुरू किया है इन दो टेम्परेचर्स के बीच में, 200 और 0. इट मीन्स T2 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स और KTG में डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है. जहां पे भी KTG आए, थर्मोडायनेमिक्स आए, यूजुअली वी यूज द एब्सोल्यूट स्केल. सो इन एब्सोल्यूट स्केल इट इज 273 केल्विन. ओके, व्हाट अबाउट T1? ऑपरेट, ये सोर्स टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री. Converted into Kelvin, it will be 473 Kelvin, right? Then उसके बाद उसको ऑपरेट किया है, अब इसी इंजन को ऑपरेट किया है बिटवीन 0 डिग्री एंड माइनस 200 डिग्री. ध्यान रखो बेटा, 0 इज हाई, 200 is low. So now the temperature of the source is 0 degree and the sink is minus 200. What will be the ratio of the efficiency? बेटा पहली efficiency निकालो, neta1. It will be 1 minus 273 divided by 473. Solve it. 473 minus 273 divided by 473. How much is this? It will be 200 by 473. Keep it like this. It is neta1. Okay, now find out neta2. Neta2 will be equal to 1 minus T2 temperature. Temperature of the sink is minus 200. अगर आप उसको बेटा केल्विन में बनाओगे, उसको minus 200 plus 273 लिखना पड़ेगा, राइट? ये केल्विन में आंसर आएगा. T1 कितना है, सोर्स टेम्परेचर 0 डिग्री है, वो कितने केल्विन आएगा, 273. तो बेटा neta2 कितना आ गया, 1 minus 273 minus 200 is 73 divided by 273. Cross it. 273 minus 73 divided by 273 कितना आएगा बेटा, 200 by 273.
इट इज नीटा 2। तो अब क्या करना है, नीटा 2 बाई नीटा 1 का रेशियो निकालना है। बहुत आसान है, नीटा 2 बाई नीटा 1 विल बी इक्वल टू 200 बाई 273 इंटू नीटा 1 आएगा 473 डिवाइडेड बाई 200। 200 बेटा कैंसल होगा तो कितना आएगा, देखो यहां पे क्या करोगे, अगर आप इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो ऑब्वियसली 400 से ज्यादा आएगा, तो 2 से कम रेशियो आ रहा है। व्हाट इज द रेशियो देन, यस इट इज 2 से कम जो है वो इसी के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 1.73। इट इज वेरी इजी बेटा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 6, 2 7 are 14, इट विल बी 546। सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 से कम वैल्यू आना चाहिए। वो बेटा कितना है, इट इज 1.73 is 200। ऑप्शंस को भी देखा करो बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं खाना है अपने आप को। आप अगर सॉल्व करने बैठोगे कभी कभी 10 मिनट लगेंगे, कभी ऑप्शंस की ओर भी देखा करो। वैसा ऑप्शन एक नहीं थी, क्योंकि आप देखो अपर लिमिट, अपर वैल्यू लोअर से ज्यादा आ रहा है, सो ऊपर वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां यही है एक ऑप्शन जहां पे ऊपर वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नाउ द वर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, द वर्क ऑफ 146 kilojoules इज परफॉर्म्ड इन order to compress 1 kilomole of gas adiabatically। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन में आने के। यहां आप याद रखोगे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 60 डिग्री से जब आप एक गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हो। सवाल है बताओ बेटा यहां पर ये जो गैस है ये कौन सा गैस होगा, मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा या पॉलीएटॉमिक होगा। सो रिमेंबर बेटा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। दो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला है प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट में, और दूसरी फॉर्मूला बेटा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। यहां पे जो फॉर्मूला हमें यूज होगी वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यूज होगी, क्योंकि यहां गैस का टेम्परेचर गिवन है। सो रिमेंबर द फॉर्मूला इज वर्क डन इज इक्वल टू एनआर temperature rise T2 minus T1 or T1 minus T2 divided by gamma minus 1. This is the formula for work done during adiabatic process. How much is the work? 146 kilojoules. Converted into joules, it is 1000. How many moles? It is 1 kilomole. That means 1000 mole. Into, and you know gas constant यहाँ पे लिखा है 8.3, और टेम्परेचर राइज कितने डिग्री हो रहा है 60 डिग्री। आप बोलोगे सर इस डिग्री को केल्विन में बनाना पड़ेगा। याद रखोगे जब भी चेंज होगी, चेंज अगर 100 डिग्री है तो केल्विन में भी उतनी ही चेंज आएगी, क्योंकि वहां 273 फिर से कैंसिल हो जाता है। तो जब भी चेंज हो वहां केल्विन में लाने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो बेटा क्या आएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा। गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच इज दिस, अप्रोक्सीमेटली 7 3s are 21, 7 8 it is 58, ओके, डिवाइडेड बाय 146। सो गामा कितना निकला बेटा, 1 plus 58 डिवाइडेड बाई 146। सो बेटा कितना आएगा ये, अगर आप देखोगे 58 को डिवाइड करोगे 146, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.3। सो इट इज 1 plus 0.39 और 0.4। यू कैन चेक, 4 से मल्टीप्लाई कर लो वो उसके रेशियो में आएगा। 4 is 32, 4 5s are 20। सो ये कितना आएगा 1.39 और approximately it is 1.4। and did you remember gamma 1.4 बेटा किस गैस के लिए होता है, डायटोमिक के लिए। प्लीज रिमेंबर, मोनोएटॉमिक इट इज 1.6, डायटोमिक इट इज 1.4, ट्राइएटॉमिक इट इज 1.2, so it is 1.5, so the gas is diatomic। okay, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिमेंबर ये 58/146, इसको रेशियो निकालोगे ये 0.4 में लगभग आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया कैसे? आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8s are 12, 4 8s are 32, 4 5s are 20, 23। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। In an adiabatic change, the pressure and temperature of monoatomic gas, yes, are related as T is proportional to T raised to the power C. T is proportional to T raised to the power C, right? तो क्या करोगे बेटा, अब यहां पे सवाल है what is this C?
सो रिमेंबर मैंने अभी आपको बोला इक्वेशंस ऑफ स्टेट एडियाबैटिक में 3 है, लेकिन यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशन है, वो है P रेज पर 1 माइनस गामा, T रेज पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ P लीनियर है तो P को ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K T रेज टू द पावर गामा बाई 1 माइनस गामा, क्योंकि जब ये इधर आएगा ये नीचे आएगा। सो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज पर गामा बाई 1 माइनस गामा। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एडियाबैटिक। नाउ तो C कितना होगा, C इज इक्वल टू गामा बाई 1 माइनस गामा। गैस कौन सा है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस। क्या आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस का जो गामा होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दैट इज 5/3। सो गामा इज 5/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3, दैट इज 5/3 डिवाइड बाई 3 माइनस 5, इट इज -2/3, राइट। 3 and 3 cancel, it will be 5/2. Okay, right? It will be 5/2. कैसे बेटा, 5/3 होता है, गामा बाई 1 माइनस गामा आ गया, ठीक है। सो इट विल बी बेसिकली T जब यहां आएगा T रेस पर माइनस गामा बाई गामा माइनस 1, ओके, इसलिए माइनस नहीं आएगा यहां पे। इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी गामा बाई गामा माइनस 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस गामा बनेगा, माइनस इधर निकालो, ये गामा माइनस 1 आएगा। सो C विल बी इक्वल टू गामा बाई गामा माइनस 1। गामा इज 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक, इट इज 5/3 minus 1, it is 5/3, 5 minus 3 is 2/3, 3 cancel, answer is 5/2. So what is the option? 5/2, option 4th is correct. Move to the next. A sink, yes, that is where heat is rejected is essential for the conversion of heat into work. बेटा याद रखोगे, possibility और impossibility, these are the statements of second law of thermodynamics. It is impossible for a heat engine to convert the entire heat into work unless some portion of the heat is rejected to the sink. So according to the second law, sink is necessary. So this is the second law statement. ये बेटा सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। ओके, देयर आर 4 लाइट वेटेड रॉड सैंपल्स A, B, C and D सेपरेटली सस्पेंडेड बाय द थ्रेड्स, ठीक है। A सैंपल, B, C और D हो क्या रहा है बेटा, शाबाश, जल्दी से सुनो। अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल, हर एक सैंपल के नजदीक बार मैग्नेट को लाया, ठीक है बेटा। और क्या, A is feebly repelled, A is feebly repelled, बेटा जो feebly repel होगा ये डायमैग्नेटिक ही है, ओके। B is feebly attracted, so this is paramagnetic, okay. C is strongly attracted, this is ferromagnetic, okay. So now अब आप यहां पे देखोगे, स्टेटमेंट्स की ओर देखोगे, टाइम जाया करने के बगैर आप इनमें इन सवालों में सीधे ऑप्शंस पे आया करोगे। सवाल क्या चुनाती चुबुचुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? B is paramagnetic, B is paramagnetic, yes it is true. C is diamagnetic, no, C is ferromagnetic. B is of ferromagnetic material, so नहीं, क्योंकि वो अनइफेक्टेड है। Ferromagnetic materials attract होते हैं strongly, so option B is correct. Yes, B is of paramagnetic because it gets feebly attracted. Now, move to the next. 100 joule of heat is added to a gaseous system whose external energy, basically it is not external energy here, it is internal energy. 100 जूल की हीट दी है जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आई है, चेंज आई है। This is internal energy here. Whose internal energy? So what you will do, basically याद रखोगे, जब भी सिस्टम में हीट दी हो और इंटरनल एनर्जी दी हो और वर्क निकालनी हो, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq बेटा कितना है 110 माइनस du कितना है 40 is equal to dw, so dw will be equal to 70 joules. So what is the answer of this option? Question 70 joules. When you make ice cubes, entropy of water, remember beta, entropy you know it measures the randomness. जब पानी solidify हो गया, intermolecular force बढ़ रहा है, spacing कम हो गई, kinetic energy कम हो गई, randomness कम हो गई, entropy कम हो गई, so entropy decreases.
So a thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to t. Now it is broken into two equal halves and one piece is made to oscillate freely. What is the new time period? क्या करोगे? फिर से सेम फॉर्मूला. टाइम पीरियड बेटा बराबर होता है 2 पाई रूट ऑफ आई बाई एम बी. लेकिन बेटा याद रखोगे जब आपने इसको दो हिस्से किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगी. यू नो दैट सिंस इट इज द रेक्टेंगुलर बार, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 12. लेकिन ये और ये मास में कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज द मास, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ना बेटा क्या होगा? मास हाफ हो जाएगा, इट विल बी m डैश बाई 2. लेंथ बनेगी l बाई 2, इट विल बी l बाई 2 का होल स्क्वायर. सो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m डैश l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 बाई 8. Okay, because 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. So नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I by 8. Okay, और जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी नई m डैश, that will be equal to m by 2. So what will be the new time period t dash? 2 pi root of I dash, that is I by 8. What is m dash? That is m by 2. Okay, b ऐसे रखो. 2 into 4 is 8. 4 का रूट 2. So t dash निकला 1 by 2 times 2 pi root of I by mb. 2 pi root of I by mb is the original time period. So t dash निकला बेटा t by 2. t dash by t का रेशियो निकला 1 by 2. So option C is correct. Move to the next. Question 36 is a magnetic needle is kept in a uniform magnetic field of induction this. बेटा मैग्नेटिक नीडल को पहले इस फील्ड में रखा है, ये 30 ऑसिलेशंस क्रिएट कर रहा था. उसके बाद इस फील्ड में रखा है, अब बताना है ये पर मिनट कितनी ऑसिलेशंस करेगा. फिर से फॉर्मूला 2 पाई, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट ऑफ आई बाई एम बी. Take the reciprocal, that will give you the frequency. It is 1 by 2 pi root of mb by I. So सब कुछ constant है, खाली field change हो रहा है और उससे frequency change हो रही है. So what is the relation between frequency and the magnetic field? Direct. So क्या करोगे? nu1 by nu2 जो है वो निकलेगा root of b2 by b1. Okay. तो फिर क्या लिखोगे बेटा? nu2 निकलेगा बराबर root of b1 by b2 times nu1. ओके, सो न्यू 2 जो है वो निकला बराबर, व्हाट इज b1? दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई व्हाट इज b2? दैट इज 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4. व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? दैट इज 30. ओके, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा. 5 10 नीचे, 4 का रूट 2, 30 बाई 2 दैट इज 15. सो आंसर इज 15 oscillations per minute. Move to the next. A magnet is suspended horizontally in the Earth's field. The period of the oscillation is t. ठीक है? If a piece of wood of the same moment of inertia is attached to it, what will be the new time period? Same formula. Time period है बेटा 2 pi root of I by mb. अब क्या किया? एक वुड लगाया इसके साथ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है जितना इसका है. सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 टाइम्स आई. सो न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 2i by mb. So root 2 बाहर रखो, so it is root 2 times original. So the नया टाइम पीरियड जो बेटा इसका होगा that will be root 2 times original. Option D. Move to the next. So a rod of paramagnetic substance is placed in a non-uniform magnetic field. What will happen to this alignment of the field? Remember, paramagnetic materials closer chain बनाते हैं, लेकिन जब आप उनको uniform magnetic field में रखते हो या non-uniform में रखते हो, they always move from weaker field to the strong and their alignment is taking place. So option A is correct. A line joining places of equal declination, वो लाइन जो डिक्लिनेशन एंगल्स को ज्वाइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोगोनल लाइन. ओके, देन the next question is a thin bar magnet of length 2l and breadth 2b is divided into 4 parts. बेटा एक मैग्नेट था, ठीक है, जिसकी लेंथ 2l है और जिसकी ब्रेडथ 2b है. बेटा किया क्या इसको? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो कैसे कैसे? लेंथ वाइज 2 हिस्से किए, ब्रेडथ वाइज भी हमने बेटा इसको 2 हिस्से कर लिए. तो क्या होगा उससे? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच? याद रखोगे मैग्नेट को जब 2 हिस्से करते हैं तो अब हाफ बनता है, लेकिन जब क्रॉस सेक्शन के हिसाब से भी 2 हिस्से करते हो तो और हाफ बनेगा. सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1/4 ऑफ द original. So it will be m/4. Okay, next, at a temperature
of 330 degree, susceptibility is x. What is the susceptibility at 333 degree? याद है बेटा आपको क्यूरी लॉ, susceptibility is inversely proportional to temperature. Okay, so what shall I write? Chi1 T1 is equal to Chi2 T2. But consider this case that temperature को Kelvin में लेना पड़ेगा. What will be the new susceptibility? Chi2 will be equal to Chi1 T1 by T2. Okay, ठीक, Chi1 Chi है, टेम्परेचर T1 30 है, 30 को 273 ऐड करो वो 300 बनेगा, और 333 को 273 ऐड करो वो कितना बनेगा? 606 बनेगा. अप्रोक्सीमेटली 600 ले लो, इट विल बी Chi by 2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज at the real angle of the dip, if a magnet is suspended at an angle of 30 degree to the magnetic meridian and the dip angle makes an angle of 45. So remember, there is a relationship between apparent angle of dip and real angle of dip. That is this one. Please remember. तो क्या करोगे बेटा? हमें क्या निकालना है? शाबाश, हमें रियल एंगल ऑफ डिप निकालना है, यानी कि tan डेल्टा निकालना है. तो रियल एंगल ऑफ डिप बेटा किसके बराबर आएगा? tan डेल्टा डैश cos थीटा. tan, आप देखो बेटा, apparent angle of dip 45 है, ये दिखा रहा है. Dip needle makes an angle 45 with the horizontal 45 cos, and how much angle this magnet is making with this magnetic meridian? 30 degree. Tan 45 is 1, cos 30 is √3 by 2. So बेटा डेल्टा किसके बराबर निकला? Tan inverse of √3 by 2. So option A is correct. Move to the next. 43. Liquids and gases. याद रखोगे बेटा, they can be paramagnetic, diamagnetic, लेकिन ferromagnetic materials usually solid materials में देखा गया. So liquids and gases never exhibit ferromagnetic properties. Now this one, alnico, is used for permanent magnets. याद रखोगे बेटा, permanent magnets के लिए दो conditions हैं. एक तो वो आसानी से अपने magnetism को lose नहीं करना चाहिए. That means it must have the high coercivity, और बेटा retention भी अच्छी खासी इसकी होनी चाहिए. So it should have high retentivity and high coercivity. Move to the next. Okay. सवाल क्या है बेटा? A magnet of magnetic moment is cut into two equal parts. The two parts are equally placed perpendicular. देखो क्या हुआ बेटा, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको दो हिस्से किए और दो हिस्से करके बेटा कैसे रखा? इनको आपस में परपेंडिकुलर रखा. कैसे? नॉर्थ पोल्स ऐसे परपेंडिकुलर रखा कि उनके पोल्स आपस में, नॉर्थ पोल्स टच कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट? नाउ यू नो बेटा, जब आपने इसको दो हिस्से किए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 होगा, इसका m/2 होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो देयर रिजल्टेंट विल लाई along the diagonal. What will be the net magnetic moment? I can use the parallelogram law. Magnetic moment is a vector quantity. Parallelogram law tells us that resultant magnet is equal to the root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So it will be m/2 ka whole square plus m/2 ka whole square. Cos 90 0. It will be equal to m square by 4 plus m square by 4. That is 2m square by 4. 2 2's are cancel. It will be m/√2. So this is the resultant magnetic moment of this two magnetic poles or pieces when they are perpendicular to each other. Okay. So here we have finished the CTS phase 2. Thank you so much. Assalamu alaikum.